हेलो बडीज। तो फाइनली एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में आखिरी चैप्टर पे हम पहुंच चुके हैं। इन्वायरमेंटल इश्यूज एनसीईआरटी क्लास 12 का आखिरी चैप्टर है। और अगर टोटल देखें तो 38 चैप्टर में सबसे लास्ट चैप्टर ये है, इन्वायरमेंटल इश्यूज, पर्यावरण के मुद्दे जिनका प्रभाव सीधे हमारी बॉडी पर पड़ता है। चार मेन चीजें पढ़ेंगे: पोल्यूशन के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में और डिफॉरेस्टेशन के बारे में। तो चलिए बात करते हैं जरा यहाँ पर पोल्यूशन के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं, ठीक है। पोल्यूशन है क्या? पोल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, लैंड, वाटर एंड सॉइल। अब यहाँ पर जो एजेंट पोल्यूशन कॉज करते हैं उन्हें पोल्यूटेंट कहते हैं। जैसे जो डिजीज कॉज करते हैं उन्हें पैथोजन कहते हैं। कैंसर कॉज करने वालों को कार्सिनोजन कहा जाता है ना। वैसे ही म्यूटेशन कॉज करने वालों को म्यूटाजन कहा जाता है। अब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ 1986 में। इस चैप्टर की ईयर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी चैप्टर की ईयर है, ठीक है। तो अब आते हैं एयर पोल्यूशन की बात करते हैं बेटा। एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन में क्या क्या ध्यान रखना है आपको? एयर पोल्यूशन में सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर अगर आप पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करना चाहते हैं तो पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का यूज करते हैं, जो करीब 99% से ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर सकता है। अब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर दिखाया गया है। इसमें इलेक्ट्रोड वायर आपको दिखाई गए है ना, निगेटिवली चार्ज वायर है बेटा। और ये जो वायर है यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। अब जो डर्टी एयर होती है उसमें जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनके साथ इलेक्ट्रॉन अटैच हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये कलेक्शन प्लेट आपको दिखाई गई और इनको ग्राउंड से अटैच कर दिया गया तो कलेक्शन प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जब यहां से डस्ट पास होगी बेटा कलेक्शन प्लेट के बीच से, तो डस्ट पे निगेटिव चार्ज है, कलेक्शन प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, तो डस्ट पार्टिकल यहाँ पे चिपक जाएंगे और क्लीन एयर यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर 99% से ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर सकता है। अब दूसरा बेटा स्क्रबर आपको दिखाया गया यहाँ पर, है ना। ये जो स्क्रबर दिखाया गया है, स्क्रबर के द्वारा हम SO2 पोल्यूशन को रिमूव करते हैं मेनली, ठीक है। यहाँ पर आप देखो डर्टी एयर को डाला जा रहा है और ऊपर से वाटर या लाइम का स्प्रे डाला जा रहा है ना। तो वाटर या लाइम का स्प्रे यूज करते हैं और यहाँ पर S फॉर स्क्रबर, S फॉर SO2 आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, आ स्क्रबर कैन रिमूव गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। इन अ स्क्रबर द एग्जॉस्ट इज पास थ्रू अ स्प्रे ऑफ लाइम और वाटर। अब अगर हम बात करें, जो बहुत छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रिमूव नहीं कर सकते। जैसे अगर हम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB की बात करें, तो जिन पार्टिकुलेट मैटर का साइज 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम है, इसको PM 2.5 कहते हैं। 2.5 माइक्रोमीटर उससे कम साइज के जो पार्टिकुलेट मैटर है वो हमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से रिमूव भी नहीं होते हैं। तो अगर ये फाइन पार्टिकुलेट मैटर हमारे लंग के अंदर चले जाए तो इससे ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी सिम्टम होंगे, इरिटेशन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा और लंग डैमेज हो जाएंगे और इससे प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकती है। यानी पार्टिकुलेट मैटर जितना छोटा साइज का होगा उतना ज्यादा डैमेज करेगा हमारे लंग को। अब अगर मेट्रो सिटीज की बात करें, महानगरों की बात करें, महानगर उन्हें कहते हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा होती है, 10 लाख से ज्यादा। तो मेट्रो सिटीज में ऑटोमोबाइल जो होते हैं ये मेजर कॉज होते हैं एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का। अब अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को कंट्रोल करने की, तो हम प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल यानी गाड़ी की समय पे सर्विसिंग कराएं, यूज ऑफ लेड फ्री पेट्रोल और डीजल का यूज करें और साथ ही कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज किया जाता है। कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर एक्सपेंसिव मेटल होते हैं, नेमली प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम मेटल यहाँ पर होते हैं और इनको ऑटोमोबाइल में फिट किया जाता है ताकि पॉइजनस गैसेस का जो इमिशन हो वो कम हो। जब एग्जॉस्ट यानी धुआं पास होता है कैटालिटिक कन्वर्टर से, तो अनबर्न हाइड्रोकार्बन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है बेटा ये
नाइट्रोजन गैस में चेंज हो जाता है। तो जो हार्मफुल कंपाउंड है वो हार्मलेस में बदल गए। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, जिन गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर लगे होते हैं उनमें अनलेडेड पेट्रोल यूज करना चाहिए, क्योंकि जो लेड होता है पेट्रोल में वो इनएक्टिव कर देता है कैटलिस्ट को। क्लियर। अब एयर एक्ट की बात करें बेटा, तो इंडिया में एयर एक्ट पास हुआ था 1981 में, और 1987 में इसमें अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, और नॉइस को एयर पोल्यूटेंट के तौर पे एयर पोल्यूशन के अंदर ही इंक्लूड कर लिया गया। अब ये नॉइस क्या है? नॉइज इज अनडिजायर्ड हाई लेवल ऑफ साउंड। ऐसा साउंड का लेवल जो हमको अच्छा ना लगे उसी को नॉइज या शोरगुल के नाम से जानते हैं। अब अगर 150 डेसिबल या उससे ज्यादा का साउंड है, और ये साउंड कब जनरेट होगा? ये जनरेट होगा टेक ऑफ अ जेट प्लेन और रॉकेट। जब कोई लड़ाकू विमान या रॉकेट टेक ऑफ करता है तो इतना साउंड जनरेट होता है, और इससे हमारे सुनने की क्षमता हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। हमारे ईयर ड्रम, आप पढ़ चुके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये डैमेज हो सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो नॉइज होता है ये स्लीपलेसनेस कॉज करता है, नींद ना आना। आपको तो हो नहीं सकता है, क्योंकि आपकी तकलीफ तो है कि नींद बहुत आती है, नींद की बीमारी है। इंक्रीज्ड हार्ट बीट, अल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न और स्ट्रेस, ये सब नॉइज के इफेक्ट हो सकते हैं बॉडी के ऊपर। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा, एक केस स्टडी आपको दी गई है, कंट्रोलिंग वेहिकुलर एयर पोल्यूशन, है केस स्टडी ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली की केस स्टडी में आपको क्या ध्यान रखना है? देखिए, जब दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो एक पीआईएल दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की सरकार से कहा कि आप कुछ भी करके पोल्यूशन को कम करें, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया था। अगर हम 1990s की बात करें तो दुनिया के 41 सबसे पोल्यूटेड सिटी में दिल्ली चौथे नंबर पे थी। दिल्ली में जो कार का नंबर है बेटा, दिल्ली में जो कार का नंबर है वो अगर हम वेस्ट बंगाल और गुजरात मिला लें उससे ज्यादा कारें दिल्ली में है। ठीक है, उससे ज्यादा कार दिल्ली में है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्देश दिया दिल्ली की सरकार को, तो दिल्ली की सरकार ने क्या किया? दिल्ली की सरकार ने जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट था, यानी बसेस थी, उनको डीजल की जगह पर सीएनजी से कन्वर्ट कर दिया, सीएनजी से रन करना स्टार्ट कर दिया। सन 2002 तक दिल्ली में जितने भी बसेस थी उनको सीएनजी से कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब डीजल की जगह पर सीएनजी से चलाया जाने लगा। अब सीएनजी डीजल की तुलना में बेटर क्यों है, ये नीट में पूछा भी गया था, तो चलिए देखते हैं क्यों बेटर है। जो सीएनजी है ये ज्यादा अच्छी तरीके से बर्न होती, मोर एफिशिएंटली, पेट्रोल और डीजल की तुलना में। ठीक है। इसमें वेरी लिटिल ऑफ सीएनजी इज लेफ्ट अनबर्न, बहुत कम हिस्सा ऐसा होता है जो अनबर्न रहता है। सीएनजी चीपर है पेट्रोल और डीजल की तुलना में, सस्ता है। कैन नॉट बी साइफोन्ड ऑफ बाय थीव, चोर चुरा नहीं सकता है। एंड एडल्टरेटेड लाइक पेट्रोल और डीजल, और मिलावटखोर मिलावट नहीं कर सकता। भाई गैस में क्या मिलाओगे? पेट्रोल डीजल तो मिट्टी के तेल मिला दो, केरोसिन ऑयल, लेकिन गैस में क्या मिलाओगे भाई? तो चोर चोरा नहीं कर सकता, मिलावट मिलावट नहीं कर सकता। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम है सीएनजी को ट्रांसपोर्ट करने की, है ना, क्योंकि इसके लिए पाइपलाइन बिछानी पड़ेंगी। भाई गैस को ऐसा तो है नहीं कि पन्नी में लेके घूमोगे, है ना, तो पाइपलाइन बिछानी पड़ेंगी इसके लिए, ताकि जो सीएनजी को सही तरीके से डिलीवर किया जा सके। साथ ही साथ और कुछ कदम उठाए दिल्ली की सरकार ने। क्या किया इन्होंने? इन्होंने फेजिंग आउट ऑफ ओल्ड व्हीकल, जो पुराने व्हीकल उनको दिल्ली से बाहर कर दिया, पुराने व्हीकल को दिल्ली से बाहर कर दिया। इसके अलावा यूज ऑफ अनलेडेड पेट्रोल, यूज ऑफ लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल, यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन व्हीकल, एंड एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट पोल्यूशन लेवल नॉर्म फॉर व्हीकल। कुछ नॉर्म यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। जैसे अगर हम यूरो नॉर्म की बात करते हैं, यूरो 3 नॉर्म की बात करते हैं, तो यूरो 3 नॉर्म में ये कहा गया, ये रोड मैप बनाया गया कि सल्फर को कंट्रोल करेंगे 350 पीपीएम तक डीजल में और 150 पीपीएम तक पेट्रोल में, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को 42% तक लाएंगे कंसेंट फ्यूल के अंदर। और ये भी गोल बनाया गया कि जो सल्फर है उसको 50 पीपीएम तक रिड्यूस करके हम लाएंगे। अब अगर हम भारत स्टेज 2 की बात करें तो ये इक्विवेलेंट है यूरो 2 नॉर्म से, और इस समय हमारे देश में कहीं भी एप्लीकेबल नहीं है।
अब अगर हम बात करें भारत स्टेज 4 की, तो भारत स्टेज 4 जो है बेटा, ये टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर के लिए 1 अप्रैल 2017 से अप्लाई कर दिया गया था। एनसीईआरटी में यही डेटा आपको दिया गया है। लेकिन अभी इंडिया में यूरोनॉर्म 6 अप्लाई हो चुका है। ठीक है, यूरोनॉर्म 6 अप्लाई हो चुका है 1 अप्रैल 2020 से। यूरोनॉर्म 5th को स्किप कर दिया गया था, सीधे 6 आ गया और आने वाले समय में 7 आ जाएगा। अब दिल्ली सरकार के इन प्रयासों की वजह से दिल्ली में जो CO2 और SO2 का लेवल है वो काफी कम हो गया 1997 से 2005 के बीच में। अब आते हैं, अगला टॉपिक है बेटा, दैट इज वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। तो वाटर पोल्यूशन में सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा वाटर एक्ट के बारे में, है ना। यहाँ पर देखिए वाटर एक्ट। वाटर एक्ट भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया 1974 में। एयर एक्ट 1981, एनवायरमेंट एक्ट 1986 और वाटर एक्ट 1974। अब देखिए, अगर हम वेस्ट वाटर की बात करते हैं, ठीक है, तो वेस्ट वाटर में 0.1% इम्प्योरिटीज अगर है, 0.1% अगर इम्प्योरिटीज हैं तो ये ह्यूमन यूज के लायक नहीं रह जाता है। ठीक है, अगर वाटर पोल्यूशन, देखिए लिखा तो बहुत कुछ है लेकिन सारी चीजें तो हम याद भी नहीं कर सकते और जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा सीवेज में उतना ही ज्यादा BOD होगा, है ना, उतना ही ज्यादा BOD होगा, पोल्यूटिंग पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। इसके बारे में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम बात कर चुके हैं, तो वहां पर एक बार देख लीजिएगा आप। ठीक है, अब देखिए, अगर सीवेज को हम डिस्चार्ज कर दें किसी नदी के अंदर या झील के अंदर, तो जब नदी में सीवेज को डिस्चार्ज करेंगे बेटा, तो वहां जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेंगे और उसके लिए वो काफी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को खर्च करेंगे, जिससे मछलियों की डेथ हो जाएगी। साथ ही साथ लार्ज अमाउंट में जब न्यूट्रिएंट वाटर के अंदर होंगे तो इससे प्लैंक्टोनिक एल्गी की एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी, जिससे एल्गल ब्लूम कहा जाता है। और चैप्टर 2 में बताया था ब्लूम का फॉर्मेशन कौन करता है, साइनोबैक्टीरिया। जैसे यहाँ पर ये ब्लूम आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इस ब्लूम फॉर्मेशन की बात करें तो जो ब्लूम फॉर्मेशन होता है बेटा, ये टॉक्सिक होता है और इससे वाटर की जो क्वालिटी होती है वो खराब हो जाती है और इससे मछलियों की डेथ हो जाती है। कई सारे ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी जो होते हैं एक्सट्रीमली टॉक्सिक होते हैं ह्यूमन बीइंग और एनिमल के लिए। अब अगर हम बात करें आइकॉर्निया क्रेसिपस जलकुंभी के बारे में, है ना, वाटर हाइसिंथ कहते हैं, ये दुनिया की सबसे प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड है। इसकी जो ब्यूटीफुल मॉ कलर के फ्लावर होते हैं, इसी की वजह से इसको इंडिया में लाया गया था, लेकिन इस प्लांट ने बहुत बड़े पैमाने पे तबाही मचाई। इसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। कई बार इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। दिस इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। बंगाल का कहर कहा जाता है इस प्लांट को, आइकॉर्निया क्रेसिपस को। अब जो हॉस्पिटल्स और हमारे घर से सीवर का पानी निकलता है बेटा, सीवेज वाटर, उसमें पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और इन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर बिना डिस्पोजल किए, बिना निकाले हुए अगर हम सीधे वाटर बॉडी के अंदर डाल देंगे तो इससे कुछ बीमारियां कभी खत्म नहीं होंगी, जैसे डिसेंट्री, टाइफाइड, जॉन्डिस, कॉलरा। ये वाटर बॉर्न डिजीज हैं। तो अगर सीवेज वाटर को बिना ट्रीट किए हुए सीधे हम वाटर बॉडी में डिस्पोज कर देंगे तो ये बीमारियां बढ़ने का खतरा बना रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मेटल एक्सट्रैक्शन, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ पर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेज और हैवी मेटल होते हैं। हैवी मेटल किसे कहते हैं? हैवी मेटल को डिफाइन करते हैं जिनकी डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा हो, जैसे मरकरी, कैडमियम, कॉपर और लेड हो गए। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बेटा बायोमैग्निफिकेशन की। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। अगर ट्रॉफिक लेवल में टॉक्सिक एंड का लेवल बढ़ रहा है, जैसे DDT की बात करें तो DDT वाटर में देखो 0.003 पार्ट पर बिलियन में, फिर जो प्लैंक्टन में 0.04 पार्ट पर मिलियन ppm में है, फिर स्मॉल फिश में 0.5 ppm है, फिर लार्ज फिश में 2 ppm हो जाएगा और फिश ईटिंग बर्ड में 25 ppm होगा। यानी लगातार फूड चेन में DDT का लेवल बढ़ रहा है। इसी को बायोमैग्निफिकेशन के नाम से जाना जाता है। बायोमैग्निफिकेशन का जो फिनोमिना है बेटा, वो DDT और मरकरी के लिए वेल नोन है, इसके बारे में पता है। अब जब DDT का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है बेटा एक्वेटिक फूड चेन में, जो मैंने आपको दिखाया,
तो सबसे ज्यादा जो डीडीटी है बेटा वो कहाँ पर है, बर्ड में है, फिश ईटिंग बर्ड में। और फिश ईटिंग बर्ड में हाई कंसंट्रेशन जो डीडीटी का है, ये बर्ड में कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देता है, और इसकी वजह से क्या होता है, एक शेल थिन हो जाते हैं, उनकी प्री मैच्योर ब्रेकिंग हो जाती है, और इससे बर्ड की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाती है। अब बात करते हैं यूट्रोफिकेशन की। यूट्रोफिकेशन इज नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाय द न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ने की वजह से जो लेक होती बूढ़ी हो जाती है, इसी को यूट्रोफिकेशन कहते हैं, और आप सबकी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, ठीक है। जो यूट्रोफिकेशन है बहुत तेज हो गया, इसे कल्चरल या एसिलरेटेड यूट्रोफिकेशन कहते हैं। अब बेटा यहाँ पर एक केस स्टडी और दी गई है इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए। ये जो केस स्टडी है बेटा, ये दी गई है अरकाटा टाउन की, जो कि कैलिफोर्निया यानी अमेरिका में सिचुएटेड एक टाउन है। तो इस टाउन के लोगों ने हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट के साथ मिलकर एक इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस डेवलप किया। यहाँ पर वाटर की क्लीनिंग दो स्टेज में की गई। पहला कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन, जो पुराना तरीका था, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और क्लोरीन ट्रीटमेंट, वही किया गया। लेकिन इस प्रोसेस के बाद भी जो डेंजरस पोल्यूटेंट जैसे कि हैवी मेटल है, ये बचे रह गए। इसको इन हैवी मेटल को निकालने के लिए जो दूसरा इनोवेटिव अप्रोच है उसको यूज किया गया, ठीक है। इनोवेटिव अप्रोच, सेकेंड अप्रोच, इसमें क्या किया, बायोलॉजिस्ट ने 60 हेक्टेयर मार्सलैंड पे 6 कनेक्टेड मार्सेस को डेवलप किया, और इसमें प्लांट, एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया को बो दिया गया। अब इन प्लांट, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया ने जो हैवी मेटल उनको न्यूट्रलाइज कर लिया, एब्जॉर्ब कर दिया या फिर एसिमुलेट कर दिया, और इस तरीके से जब वाटर फ्लो हुआ तो अपने आप नेचुरली वो प्यूरिफाई हो गया, कोई अलग से खर्च भी नहीं करना पड़ा। अब समय के साथ साथ जो ये मार्सेस है, ये एक सेंचुरी में बदल गई, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी डेवलप हो गई फिशेज, एनिमल और बर्ड की। और एक सिटीजन ग्रुप है जिसे कहते हैं फोम, फ्रेंड्स ऑफ अरकाटा मार्स, वो इस प्रोजेक्ट की देखरेख करता है। इसके अलावा एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, इको सैंड टॉयलेट। इको सैंड टॉयलेट का मतलब इकोलॉजिकल सैनिटेशन, और इको सैंड टॉयलेट इस समय यूज किए जा रहे हैं मेनी एरियाज ऑफ केरला एंड श्रीलंका। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। सॉलिड वेस्ट की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो सॉलिड वेस्ट के लिए आपको क्या करना है, सॉलिड वेस्ट में सैनिटरी लैंडफिल का तरीका यूज किया जाता है, लेकिन सैनिटरी लैंडफिल अच्छा तरीका नहीं है। बाकी यहाँ पर कोई बहुत खास बात नहीं है। कूड़े कचरे के बारे में आप सब जानते ही हो, अच्छे तरीके से फैलाते हो खूब, है ना, जहाँ बैठते हो वहीं कूड़ा कचरा फैला देते हो। हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल से जो वेस्ट जनरेट होता है, उस वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए इंसिनरेटर का यूज करते हैं। हॉस्पिटल वेस्ट के लिए इंसिनरेटर का यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करें, ई वेस्ट, इरेपरेबल कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड आर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जैसे मोबाइल फोन आपका खराब हो जाए तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बन जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को या तो बरी कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है मिट्टी के अंदर, या इंसिनरेटर का तरीका यूज किया जाता है। लेकिन सबसे जो बढ़िया तरीका है, रिसाइकलिंग इज द ओनली सोल्यूशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोवाइडेड इट इज कैरिड आउट इन एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर। अब दुनिया में जितना भी ई वेस्ट जनरेट होता है, उसका करीब आधे से ज्यादा भेज दिया जाता है इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में, और यहाँ पर मेटल को रिकवर करते हैं, कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, निकल, गोल्ड, इनको रिकवर करते हैं। मतलब अमीर देश गरीबों को भेज देते हैं और गरीब उनसे मेटल को रिकवर करते हैं। और मैनुअल पार्टिसिपेशन भी होता है, जिसकी वजह से जो लेबर होते हैं उनमें बीमारियां होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। यहाँ पर फिर एक केस स्टडी है, ये है रेमेडी फॉर प्लास्टिक वेस्ट, यानी प्लास्टिक वेस्ट के उपचार के। ये केस स्टडी बेटा अहमद खान की। अहमद खान की बात करें तो अहमद खान की कंपनी ने एक पाउडर तैयार किया जिसको पॉली ब्लेंड के नाम से जानते हैं। पॉली ब्लेंड, पॉली ब्लेंड को बनाने के लिए कोई भी प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं, ठीक, कोई भी प्लास्टिक हो। अब इस पॉली ब्लेंड को मिक्स किया गया बिटुमिन के साथ में। बिटुमिन का यूज पहले से रोड को बनाने के लिए करते थे, पॉली ब्लेंड को बिटुमिन के साथ मिक्स करके रोड बनाई गई। अब आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड बेंगलोर सिटी कारपोरेशन के साथ मिलकर अहमद खान ने प्रूफ किया कि जब पॉली ब्लेंड और बिटुमिन को मिला के रोड बनाई जाती है तो बिटुमिन के अंदर जो वाटर रेपेलेंट प्रॉपर्टी वो बढ़ जाती है और रोड की लाइफ 3 गुना बढ़ जाती है, 3 गुना बढ़ जाती है। अब जो रॉ मटेरियल है पॉली ब्लेंड को क्रिएट करने के लिए, कोई भी प्लास्टिक वेस्ट हो सकता है, और अहमद खान ने कबाड़ी वालों को 40 पैसे की जगह 6 रुपए ऑफर किए, और खान की टेक्निक का यूज करके 2002 तक बेंगलोर में 40 किलोमीटर लंबी रोड ऑलरेडी बनाई जा चुकी थी।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट। ध्यान क्या रखना है इसमें, बहुत ज्यादा चीजें आपको नहीं पढ़नी इसमें, कुछ मेन मेन बातें मैं आपको बताऊंगा जो ध्यान रखनी है। जैसे अगर एग्रोकेमिकल की बात करें, एग्रोकेमिकल मतलब फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, इनमें बायोमैग्निफिकेशन होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, और ये यूट्रोफिकेशन कॉज करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक, अब यहाँ पर एक केस स्टडी और दी गई है ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड। ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ये केस है रमेश चंद डागर, जो कि किसान सोनीपत हरियाणा में, उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग का तरीका यूज किया। इन्होंने 5 प्रोसेस यूज किए, ABCDW, यानी एग्रीकल्चर, बी कीपिंग, कंपोस्ट, डेयरी फार्म मैनेजमेंट एंड वाटर हार्वेस्टिंग। और इन्होंने अपना तरीका दूसरे किसानों को समझाने के लिए हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब बनाया, जिसकी करंट मेंबरशिप 5000 फार्मर है। अब बात करते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट के बारे में। रेडियो एक्टिव वेस्ट की बात करें बेटा, तो देखिए जो न्यूक्लियर एनर्जी है, ठीक, जो न्यूक्लियर एनर्जी है, इसको शुरुआत में यूज किया गया एज अ नॉन पोल्यूटिंग वे टू जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन बाद में पता चला कि न्यूक्लियर एनर्जी में 2 वेरी सीरियस प्रॉब्लम है। पहला एक्सीडेंटल लीकेज, जैसा कि 3 माइल आइलैंड और चेरनोबिल में हुआ। चेरनोबिल यूक्रेन में था, चेरनोबिल को रूस ने तबाह कर दिया। सेकेंड इज द सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। अब सेफ डिस्पोजल कैसे करते हैं बेटा, डिस्पोजल करने के लिए, रेडियो एक्टिव वेस्ट को डिस्पोजल करने के लिए जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसको सुटेबली सील्डेड कंटेनर में पहले रखते हैं, और उसके बाद चट्टानों के बीच में 500 मीटर गहराई में दबा दिया जाता है। ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो हमारी धरती का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होता, जो कि प्रेजेंट एवरेज 15 डिग्री सेल्सियस है। तो यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट जरूरी है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट में ग्रीन हाउस गैसेज आपको याद करनी है। जो मेजर ग्रीन हाउस गैसेज है बेटा वो 4 हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 60% कॉन्ट्रीब्यूट करती है ग्लोबल वार्मिंग में, मीथेन 20%, CFCs 14% और N2 6%। ये बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेज, बहुत अच्छी तरीके से आप ध्यान रखिएगा। अब ग्रीन हाउस गैसेस का जो लेवल है बेटा वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जा रहा है। पिछली सेंचुरी में, पिछले 100 वर्षों के दौरान अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, और ज्यादातर जो इंक्रीज हुआ है वो लास्ट के 3 डिकेड में हुआ है, यानी 1970 से लेकर 1999 के बीच में ज्यादातर इंक्रीज हुआ है, लास्ट 3 डिकेड में ज्यादातर इंक्रीज हुआ है। अब जब टेम्परेचर अर्थ का बढ़ा तो इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं, और इसकी वजह से एल नीनो इफेक्ट हो रहा है, यानी ये ऑड क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, एल नीनो इफेक्ट हो रहा है। इसके अलावा अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हिमालय रीजन पे और जो पोलर रीजन, वहां पर जो बर्फ जमा है वो पिघलेगी, और बर्फ पिघलेगी तो कहाँ पहुंचेगी, समुद्र में, जिससे सी लेवल राइज करेगा, और इससे जो समुद्र के किनारे के एरिया है वो डूब जाएंगे। तो अब कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो कंट्रोल करने का तरीका भैया सबसे पहले तो पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, क्योंकि पेड़ लगाएंगे तो CO2 का लेवल अपने आप कम हो जाएगा। प्लांटिंग ट्रीज, स्लोविंग डाउन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, भैया ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ को कम करना है, ठीक है। कटिंग डाउन ऑफ यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल डीजल कोयला कम से कम यूज करना है। रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को कटने से बचाना है। तो ये सब काम करने हैं। फिर यहाँ पर लिखा है इंटरनेशनल इनिशिएटिव आर आल्सो बीइंग टेकन टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर, और इस इनिशिएटिव का नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल को साइन किया गया बेटा, जापान का एक शहर है क्योटो, वहां पर, और ये क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में लागू किया गया। ये इनिशिएटिव दिया नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में। ओजोन डिप्लीशन, तो सबसे पहले बात करते हैं ओजोन 2 तरह की होती है, एक होती है गुड ओजोन और एक बैड ओजोन। बैड ओजोन लोअर एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में होती है, जो ह्यूमन को और एनिमल को, प्लांट को नुकसान पहुंचाती है। गुड ओजोन पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, और ये जो ओजोन है ये चादर की तरह, सील की तरह, ढाल की तरह काम करती है, और हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है जो सन से आती है, ठीक है। अब अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती हैं, ये DNA को डैमेज करती हैं, प्रोटीन को डैमेज करती हैं, और ये DNA में बॉन्ड को ब्रेक कर देती है, जिससे म्यूटेशन और कैंसर हो जाता है। अब जो ओजोन लेयर की थिकनेस है उसको मेजर करते हैं डॉप्शन यूनिट में, कैपिटल D कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं। अब
जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से जो ओजोन का बैलेंस है स्ट्रेटोस्फेयर में वो बिगड़ गया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने ओजोन का जो बैलेंस है वो बिगाड़ दिया है। ओजोन के क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से जो ओजोन लेयर वो डिप्लीट हो रही है, और ओजोन लेयर के डिप्लीट होने की वजह से ओजोन लेयर की थिकनेस कम हो रही है, और ओजोन लेयर की जो थिकनेस कम हो रही है इसी को ओजोन होल कहते हैं। थिन्ड ओजोन लेयर इज कॉल्ड ओजोन होल। मतलब ओजोन होल का ये मतलब नहीं कि ओजोन में छेद हो गया। ओजोन होल का मतलब है कि एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पर ओजोन लेयर की थिकनेस कम हो गई, और सबसे ज्यादा जो ओजोन होल है वो अंटार्कटिक रीजन में यानी अंटार्कटिका में आपको मिलेगा। अब जो ओजोन लेयर डिप्लीट होगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा? इसकी वजह से देखो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन यूवीबी आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली अब्सॉर्ब बाय अर्थ एटमॉस्फेयर। लेकिन अगर अल्ट्रावायलेट बी डीएन यूवीबी की बात करें तो ये डैमेज करता है डीएनए को और म्यूटेशन कॉज करता है। इसकी वजह से एजिंग ऑफ स्किन, स्किन का बुढ़ापा आ जाता है, डैमेज टू स्किन सेल एंड स्किन कैंसर हो सकता है। ह्यूमन की आई में जो कॉर्निया है बेटा वो यूवीबी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, और हाई डोज में यूवीबी कॉज करता है इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया, जिसे स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं, कैटरैक्ट, मोतियाबिंद कॉज करता है, और साथ ही परमानेंटली कॉर्निया डैमेज हो सकता है। तो ओजोन डिप्लीशन के इतने हानिकारक प्रभावों को देखते हुए एक इंटरनेशनल ट्रीटी यानी संधि की गई, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसको साइन किया गया मॉन्ट्रियल शहर में, जो कि कनाडा का एक शहर है, 1987 में। क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो शहर में जापान में 1997 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, और ये प्रोटोकॉल 1989 में इफेक्टिव हुआ। और ये प्रोटोकॉल था टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज यानी ओडीएस को कंट्रोल करने के लिए, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज यानी ओडीएस को कंट्रोल करने के लिए किया गया। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं बेटा मेंटेनेंस अगर सही तरीके से नहीं करते हैं, है ना, डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। इसमें सॉइल इरोजन और डेजर्टिफिकेशन की बात करें तो ध्यान क्या रखना है कि सॉइल इरोजन और डेजर्टिफिकेशन की जो प्रॉब्लम है, डेजर्टिफिकेशन इज मेजर प्रॉब्लम नाउडेज पर्टिकुलरली ड्यू टू इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन। बढ़ते हुए शहरीकरण की वजह से प्रॉब्लम आ रही है ना। इसी तरीके से वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी की बात करें तो वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी वाली जो प्रॉब्लम है ये ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति के उदय की वजह से आ रही है, ये आपको ध्यान रखना है। डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्टेड एरियाज टू नॉन फॉरेस्टेड एरियाज। अब ट्रॉपिकल रीजन में करीब 40% जंगल खत्म हो गए, लेकिन टेम्परेट रीजन में 1% जंगल खत्म हुए। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सन 1900 की अगर बात करें तो सन 1900 में करीब 30% हिस्से पे जंगल थे, लेकिन सन 2000 में 21.54% हिस्से पे जंगल बचे हैं, 21.54% हिस्से पे जंगल बचे हैं। जबकि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 का रिकमेंडेशन है कि इंडिया में 33% हिस्से पे कवर होना चाहिए प्लेन यानी मैदानी क्षेत्रों में, और 67% हिली एरियाज में यानी पर्वतीय क्षेत्रों पर। ठीक, अब बात करते हैं कि मेजर रीजन क्या है। जो मेजर रीजन है डिफॉरेस्टेशन का वो है कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चरल लैंड, यानी जो जंगल है उनको काट के खेतों में बदला जा रहा है ताकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन को खाना प्रोवाइड किया जा सके। इसके अलावा स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, जिसको जूम कल्टीवेशन भी कहते हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, जहां पर कभी जंगल थे उनको काट दिया गया, अब काटने के बाद वहां पर फिर से पेड़ों को उगाया जाए तो इसे कहते हैं रिफॉरेस्टेशन, इसे रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब यहाँ पर एक केस स्टडी आपको दी गई, पीपल पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ये केस स्टडी 1731 की, जोधपुर राजस्थान की, जहां पर राजा जो था उसने अपने मिनिस्टर को लकड़ी अरेंज करने के लिए कहा, अपना नया महल बनाना चाहता था वो। तो जो मिनिस्टर और वर्कर है वो पास के एक जंगल में गए, वहां पर बिश्नोईज रहा करते थे। बिश्नोईज ने पेड़ को काटने से मना किया क्योंकि उनको पेड़ों से बहुत लगाव था। तो एक वुमेन थी अमृता देवी बिश्नोई, इसने बहुत ज्यादा साहस दिखाया और पेड़ों से चिपक गई, और उसने सैनिकों से कहा कि पेड़ों को काटने से पहले उसे काटना होगा। तो जो राजा के सैनिक थे वो उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाए, अमृता देवी और उसकी 3 डॉटर को पेड़ों के साथ काट दिया गया। हंड्रेड्स और बिश्नोईज ने अपनी जीवन को कुर्बान कर दिया पेड़ों को बचाने के लिए, पूरे इतिहास में, पूरे इतिहास में
ऐसा कमिटमेंट, ऐसा समर्पण नहीं दिखाई देता है जहां पर किसी ने पेड़ों को बचाने के लिए, अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी हो, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया हो। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक पुरस्कार शुरू किया, अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड, जो दिया जाता है उन इंडिविजुअल या कम्युनिटीज को रूरल एरियाज में, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज दिखाते हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने में। ठीक है, अब चिपको मूवमेंट की बात करें तो 1974 में गढ़वाल हिमालय में इसको शुरू किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जेएफएम का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 1980s में इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। और इस कॉन्सेप्ट में जो लोकल कम्युनिटीज होती हैं वो पेड़ों को बचाती हैं, और पेड़ों को प्रोटेक्ट करने के बदले में, रिटर्न में, जो उन कम्युनिटीज होती है उनको उन फॉरेस्ट के वेरियस प्रोडक्ट जैसे फ्रूट, गम, रबर, मेडिसिन, ये सब मिल जाते हैं। तो इस तरीके से सस्टेनेबल मैनर में फॉरेस्ट कंजर्व हो जाते हैं, यानी गवर्नमेंट को कुछ अलग से खर्च नहीं करना पड़ता है, और जो लोकल कम्युनिटीज होती हैं उनको प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो दोनों का फायदा होता है। तो सस्टेनेबल मैनर में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा जो गवर्नमेंट है वो पेड़ों को सुरक्षित रखने में लोकल कम्युनिटीज की मदद से जो बायोडाइवर्सिटी उसको कंजर्व करती, पेड़ों को बचाती है। तो ये पूरा आपका टॉपिक हो गया एनवायरमेंटल इश्यूज का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, है ना। और यहाँ पर जो जो टॉपिक मैंने आपको बताया, जो जो पॉइंट आपको बताए, ये तो अच्छी तरीके से आप सबको याद करके जाने नीट के लिए। तो फाइनली आपके सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब जब नीट का एग्जाम हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो जो मैंने रिवाइज कराया है, करीब आप मान के चलिए कि 15 घंटे का टाइम लगा पूरे 38 चैप्टर को रिवाइज करने में। अब इन 15 घंटे के रिवीजन में कितने क्वेश्चन आपके नीट में आए ये मैं आपको बताऊंगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं।